चैनल 24 प्लस न्यूज के लाइव शो मैरिटॉक में एक बार फिर आपकी होस्ट हो तो शिल्पा आपके सामने हाजिर है एक नए विषय के साथ और उस विषय से जुड़े विशेषज्ञ के साथ। आज हमारे साथ डॉक्टर आनंद खक्कर है। सर का बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू वेरी मच। आज हम बात करने वाले हैं लीवर से रिलेटेड उन समस्याओं के बारे में जो बहुत बड़ी बड़ी समस्याएं हैं और जिनकी वजह से आपकी दैनिक जीवनचर्या या फिर कहीं कि आपकी लाइफ कहीं ना कहीं बेहद ज्यादा डिस्टर्ब चलती है। लेकिन उससे पहले मैं आपको सर के बारे में कुछ खास बात बताना चाहूंगी। सर को करीब 25 साल का अनुभव है। 1500 से ज्यादा सफल लीवर ट्रांसप्लांट आप कर चुके हैं और 230 प्लस लीवर ट्रांसप्लांट सिर्फ गुजरात में ही इन्होंने सक्सेस किए हैं। अब इससे बड़ी और ज्यादा क्या मैं आपको बात बताऊं कि लीवर ट्रांसप्लांट एक बहुत बड़ा सर्जरी होता है जिसको लेकर इंसान वैसे ही बहुत ज्यादा रिस्क पे होता है, लेकिन उसके बारे में इतना पॉजिटिव रिजल्ट देना एक अच्छे डॉक्टर की सबसे बड़ी पहचान है। सर आपका हमारे शो में बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। आप गुजरात से आए हैं इसीलिए हम तो बहुत ज्यादा गदगद हैं कि गुजरात से आने और जितने भी टैलेंटेड डॉक्टर हैं उनसे कहीं ना कहीं हमारे सभी दर्शकों को बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस मिलता है। और दर्शकों को मैं एक बार फिर बताना चाहूंगी, अगर आपको डॉक्टर साहब से सीधे तौर पर बात करनी है, नंबर नीचे स्क्रॉल हो रहे हैं उस पर कॉल कीजिए। हम फोन के पास ही बैठे हैं, आप जैसे ही कॉल करेंगे डॉक्टर साहब सीधे तौर पर आपसे बात करेंगे। अगर आपके जहन में कोई शक, कोई संशय, किसी भी तरह की कोई जिज्ञासा या कोई ऐसी समस्या है जिसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो आप फोन कर सकते हैं। एक बार वंस अगेन सर वार्मली वेलकम हियर। नाउ जस्ट आई स्टार्ट विद माय फर्स्ट क्वेश्चन। लिवर ट्रांसप्लांट जो कहा जाता है एक बहुत बड़ा रिस्क कहा जाता है, तो मैं उसके बारे में कुछ एक्सप्लेनेशन जानना चाहूंगी। सबसे पहले कि लिवर ट्रांसप्लांट की जरूरत पड़ती क्यों है? सो 90% लोग जिसका हम ट्रांसप्लांट करते हैं उनका रोग होता है सिरोसिस। ओके। अब सिरोसिस असल में कोई रोग नहीं है, वो जैसे लीवर के रोग है हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, अल्कोहलिज्म, डायबिटीज, मोटापा, हाइपोकोलेस्ट्रोलेमिया, ऑटो इम्यूनिटी होती है लीवर में, विल्सन्स डिजीज, बहुत सारे कारण हैं जिसकी वजह से लीवर में सिरोसिस पैदा होता है। सिरोसिस का मतलब है कि आपको किसी भी चीज की वजह से अगर कोई बायोलॉजिकल इंजरी है, जैसे ना किसी को पिंपल्स होते हैं तो बायोलॉजिकल इंजरी है, या तो आप जैसे गिर गए खरोच आई तो या तो किसी ने सर्जरी किया काटा उसका, तो जैसे पिंपल्स हील होते हैं तो स्कार होते हैं, जैसे आप गिर गए स्कार होता है। तो ऐसे ही लीवर को जैसे ईजा पहुंची, जैसे हेपेटाइटिस बी की वजह से ईजा पहुंची या अल्कोहल से ईजा पहुंची या ऑटो इम्यूनिटी से ईजा पहुंची, तो कोई भी वजह हो ईजा पहुंचने की, लेकिन जो फाइब्रोसिस यहाँ डेवलप होता है ऐसे ही फाइब्रोसिस लिवर में डेवलप होता है। और एक कैप्सूल के अंदर बंद ऑर्गन है, इसमें जितनी ज्यादा बार फाइब्रोसिस होगा इतनी मात्रा में लिवर के लिए जगह कम बचेगी और फाइब्रोसिस बढ़ता जाता है। ये फाइब्रोसिस को ही आगे जाके सिरोसिस बोलते हैं। जी जी। अच्छा, यहाँ आपने ड्रिंक की बात की, मतलब जो अल्कोहलिक काइंड ऑफ पर्सन है, तो शराब इतना नुकसान करती है लोगों को, तो मुझे लगता है इतनी अनभिज्ञता है इस चीज को लेकर, लोग मानने को तैयार ही नहीं होंगे। क्या वाकई में शराब इतना नुकसान करती है लिवर पर? अच्छा, इसमें तो कोई शक ही नहीं है। बिल्कुल, मैं वही कह रही हूँ। हाँ जी, मैं जब छोटा था स्कूल में पढ़ता था उस टाइम एक दूरदर्शन पे सीरियल आती थी नुक्कड़, जिसका नाम था, बड़ी फेमस थी। हाँ जी, उसमें एक कैरेक्टर था समीर खक्खर। जी हाँ। सेम मेरा नाम है वो खक्खर सर, सेम। वो उसका एक बहुत बड़ा फेमस डायलॉग था कि दारू पीने से लिवर खराब होती है जी। तो मुझे लगा कि ये पूरा हिंदुस्तान सीख गया उससे। आपको आज आप ये सवाल पूछते सुन के मुझे एक बार और एहसास हो रहा है कि शायद कोई ना भी जानता हो ऐसा। जी, तभी तो जैसे हम सुनने में आते हैं कि आजकल यूथ इतना ज्यादा अल्कोहलिक हो गया है, इतना ज्यादा शराब पीने लगा है, उनको लगता है उनका स्टैंडर्ड उसी चीज से शो होता है, तो यूथ उस तरह बहुत ज्यादा मोटिवेट हो गया है। सो दैट्स व्हाई आई वांट टू नो। आई सी दैट्स अ पिटी एक्चुअली। इट इज अ शेम दैट प्रोबेबली इज द रिजल्ट ऑफ आवर वेस्टर्न ओरिएंटेशन। जैसे हम ये कपड़े पहनते हैं जैसे वेस्टर्न कल्चर के हैं, हम पिक्चरें देखते हैं वेस्टर्न कल्चर की, हम गाड़ियां चलाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा वेस्टर्नाइजेशन हमारे जीवन में आ गया है, हमारी खाने पीने में, चहल पहल में, मतलब रहने के तौर तरीकों में। तो ये भी शायद उसी की एक मैनिफेस्टेशन है, उसका एक आविर्भाव है उसका। And it is very sad, yes, that the rate of alcoholism is on the rise, and especially among the younger generation. It is just failure to take responsibility for our roles and actions in life. I don't think there is any need for anybody to drink alcohol. जैसे तंबाकू खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, ऐसे ही दारू पीते हैं लोग अंदर का कुछ खालीपन भरने के लिए।
तो this is just a failure in the process of us teaching our next generations in the art of living. जीवन जीने की जो कला है, जो वो हमारी अगली नस्लों को हम दे नहीं पाए. So it is failure of our generation to fail to inculcate these elements in the life of our next generation. अच्छा, लीवर ट्रांसप्लांट को लेकर जैसे आपने कहा कि ये तो कॉज हो गया है कि इस वजह से वो खराब होता है, लेकिन लीवर ट्रांसप्लांट मींस होता है कि उसकी जगह दूसरा लिवर लगाना. प्रत्यारोपण. जी, तो ये एक बहुत बड़ा टास्क है. ये कैसे होता है, अगर आप थोड़ा संक्षेप में हमको बताएंगे. देखो, दो बातें हैं उसमें. एक तो जो बुरा लिवर है उसको निकालना होता है और फिर नया लिवर लगाना होता है. इज एज सिंपल एज दैट. लेकिन जैसे किडनी ट्रांसप्लांट करते हैं तो पुरानी किडनी आपको निकालनी नहीं पड़ती, एक्स्ट्रा किडनी डलती है. हाँ. लेकिन लिवर का क्या है कि जो उसकी सेंट्रल पोजीशन है उसकी, वो उसका एनाटॉमिकल फंक्शन है. इट इज नॉट जस्ट अ फिजियोलॉजिकल फंक्शन. सो एनाटॉमिकली उसका जो रोल है वो इतना सेंट्रल है कि हमें वो लिवर को वहां रखते हुए दूसरा लिवर कहीं और नहीं लगा सकते. तो वो जो बुरा लिवर है, खराब लिवर है, जिसको कि पोर्टल हाइपरटेंशन बोलते हैं, तो उसकी वजह से सब खून की नसें उसके आजू बाजू में बहुत बड़ी फैल गई होती है. उनका खून जमता नहीं. लिवर खराब होने की वजह से उनकी हीलिंग कैपेसिटी, रोग प्रतिकारक शक्ति, वो सब खराब हो गई होती है. तो ये सर्जरी चैलेंजिंग हो जाती है फॉर एनाटॉमिकल रीजंस एज वेल एज फिजियोलॉजिकल रीजंस. एंड मैं ये काम करता हूँ तो इसके बारे में बहुत ज्यादा मुश्किल वाली बात करने से मैं अपना ही जैसे प्रेज कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है. लेकिन इन फैक्ट इट इज एक्चुअली द मोस्ट टेक्निकली चैलेंजिंग सर्जरी डन बाय मैनकाइंड. Even heart transplant or lung transplant or kidney transplant or any other transplant is not technically as complicated and challenging as liver transplant is. अच्छा, लीवर की जगह एक लीवर को प्रत्यारोपित करना है, तो फिर वो लीवर कैसे अरेंज होता है? So liver दो sources से आता है. जैसे one is from brain dead candidates whose families have agreed to donate. जैसे कोई रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट में ब्रेन हेमरेज हो गया किसी को, they donate the bodies. So when the brain is dead but the rest of the body is alive, so they are called brain dead cadavers. So they can donate and these organs can be used for transplantation. But वो the total number of transplants का सिर्फ वो 15-20% हिस्सा ही होता है. बाकी के 80% जो हम ट्रांसप्लांट करते हैं वो एक लिविंग डोनर से लिया जाता है. वो जैसे आप अपना आधा लिवर दान कर सकते हो. तो वो लिवर इज द ओनली ऑर्गन इन द बॉडी who has the capacity or which has the capacity to regenerate. जैसे वो जो आधा लिवर आपने लिया वो करीब 1 महीने के अंदर फिर से रीजनरेट हो जाता है. And the only deficiency you are left with is a scar from the surgery. तो उस मतलब किसी भी किस्म की कमी नहीं रहती डोनर्स में in as little as 1 month. So that is why living donor liver transplant is the most popular and the most commonly method of performing liver transplantation. लीवर जब ट्रांसप्लांट होता है तो उस वक्त एज अ पेशेंट क्या ध्यान रखना पड़ता है पेशेंट को, और जिसने डोनेट किया है क्या उसको भी किसी तरह के प्रिकॉशन से करने पड़ते हैं? नहीं, जिसने डोनेट किया है उसको तो पहले तकरीबन 1 महीने तक थोड़ा बहुत ध्यान वो रखना होता है कि बहुत ज्यादा स्ट्रेन नहीं लेना है. बहुत ज्यादा मतलब 2 हफ्ते छुट्टी लेनी है. 1 हफ्ता हॉस्पिटल में रहेंगे, 2 हफ्ता छुट्टी लेनी है, घर पे आराम करना है, इधर उधर छोटी मोटी कसरतें करनी है, खाना पीना खाना है. दिस ओनली बिकॉज ये समय के दरमियान उसका लिवर रीजनरेट हो रहा होता है. तो उस टाइम आपको ऐसा कुछ नहीं करना है जिससे वो रीजनरेशन में किसी किस्म की बाधा आए या कुछ आप बाहर जा रहे हो, कुछ बीमार हो गए, वो रीजनरेशन में रुकावट आ गई तो वो नुकसान हो सकता है. लेकिन 1 महीने के बाद ना तो उनको किसी किस्म की पाबंदियां होती है, ना तो खाने पीने की, घूमने की, काम करने की, पर्सनल या प्रोफेशनल लाइफ में किसी किस्म की कमी नहीं रहती. लेकिन जो पेशेंट होता है, पेशेंट को तकरीबन 2 से 3 महीने तक ग्रेजुअली इंक्रीजिंग रिहेबिलिटेशन होता है. फिजियोलॉजिक रिहेबिलिटेशन ऑफ न्यूट्रिशन, फिजिकल रिहेबिलिटेशन, एक्सरसाइजेस. तकरीबन 3 महीने के अंदर or by the end of the 3rd month latest they can join back work, and within 6 months of transplant we guarantee them कि वो जैसे 5 साल पहले थे बिल्कुल वैसे ही हो जाएंगे. दिखने में, काम करने में, हर किस्म के हर तरीके से. लिवर ट्रांसप्लांट में क्या है कि सिर्फ लिवर ही खराब होता है, क्योंकि लिवर को टेम्पररीली
चलाने के लिए, जैसे किडनी में डायलिसिस होता है ना, उस किस्म की कोई टेम्परराइजिंग ट्रीटमेंट नहीं होती नहीं है। होती है, ठीक है। तो क्या है कि किडनी बहुत टाइम से खराब हुई हो रखी है और ये आदमी डायलिसिस पे धीरे धीरे चलाता रहता है, तो बाकी की सिस्टम जो है वो धीरे धीरे बिगड़ती जाती होती है। तो वो किडनी ट्रांसप्लांट के बाद भी पेशेंट में थोड़ा हमेशा बीमारी दिखता है। हाँ। लेकिन लिवर ट्रांसप्लांट वाला पेशेंट, क्योंकि और कुछ खराब हुआ ही नहीं, सिर्फ लिवर खराब था, वो बदल दिया आपने, बदल दिया। तो वो बिल्कुल जैसे नया हो जाएगा। हाँ, हाँ। तो दैट टाइम दे मेंटेन मेडिसिन कि कितने टाइम तक मेडिसिन लेनी पड़ेगी? हाँ, तो वो मेडिसिन जो है उनको पूरी जिंदगी लेनी है बाकी की। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो किसी और का लिवर है अपने अंदर। हाँ, हाँ। तो आपके बॉडी के अंदर जो पुलिस है वो तो पहचान लेगी कि बाहर वाला घुस गया। जी, तो वो जी। बाहर वाले को निकाल ना दे, जी। उसी के लिए टू रिश्वत प्रिवेंट देनी रिजेक्शन, पड़ेगी। हाँ जी, थोड़ा बहुत उसको हफ्ता देते रहना है। जी, जी। तो वो इम्यूनो सप्रेशन, लेकिन वो इम्यूनो सप्रेशन जो है शब्द इतना भारी है कि लोग समझते हैं कि उससे आदमी बार बार बीमार होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। लाइफ इज कम्प्लीटली नॉर्मल, इट्स नॉट लाइक नियर नॉर्मल, ऑलमोस्ट नॉर्मल, इट इज नॉर्मल। राइट। अच्छा, लीवर ट्रांसप्लांट, लीवर से रिलेटेड कोई भी कॉम्प्लिकेशंस क्या बड़ों में ही देखे जाते हैं और बच्चों को भी इन चीजों को फेस करना पड़ता है? That's a very good question. There are some congenital disorders, जैसे जन्मजात genetic defects. जैसे it is one is called biliary atresia, मतलब जो पित्त की नलियां होती है ना, हाँ जी। वो लिवर के अंदर तो होती है, लेकिन लिवर के बाहर जो पित्त की वाहिनी बाइल डक्ट होती है, जो कि आंत को जाके मिलती है, वो कई बच्चों में जेनेटिकली एब्सेंट होती है, वो होती नहीं है बिलियरी एट्रेशिया। तो उनके उनके लिवर में वो बहुत 2 महीने 3 महीने से कम उम्र में एक कसाई नाम का ऑपरेशन होता है। अगर वो किया तो कुछ साल और चलता है, लेकिन इवेंचुअली उसको लिवर ट्रांसप्लांट जरूरत पड़ती है। दूसरा है विल्सन डिजीज, जैसे कॉपर जमा होता है, ऑटो इम्यूनिटी जो जन्म से होती है कई बार, ऐसे फैमिलियल इंट्राहेपेटिक कोलेस्टेटिक सिंड्रोम, सो पीएफआईसी, सो बहुत सारे ऐसे रोग हैं वो जैसे सिर्फ बच्चों में पाए जाते हैं, और तकरीबन 10 to 15% of the transplants are done in children. Okay. Now I want to know about the cancer. Cancer ऐसा है कि जिसके बारे में people don't want to discuss about. कहते हैं कि नहीं, बात ही नहीं करनी उसको लेकर। लेकिन लीवर का कैंसर, जैसे कि आपके इंट्रो में भी था, तो आई वांट टू नो अबाउट द लीवर कैंसर। एंड फर्स्ट ऑफ माय क्वेश्चन ये है कि किसी भी तरह के लीवर कॉम्प्लिकेशंस जो डायग्नोज कैसे होते हैं? मतलब जैसे अगर मुझे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो रहा है तो हाउ कैन आई से दिस कि मुझे लीवर में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, या आई नीड टू गो टू डॉक्टर अबाउट दैट, या कुछ पहले प्रिकॉशंस? Probably this is the most important question, and I'm very glad that you asked this question, क्योंकि लिवर एक ऐसा ऑर्गन है कि जो बिल्कुल फरियाद नहीं करता। और जैसे कुछ और लोग होते हैं ना, छोटी सी बात पे ये यूं चू चू करते हैं, बहुत सारा चिल्ला मिल्ली करते हैं, तो जल्दी पता चल जाता है इसको कोई प्रॉब्लम है। लेकिन ये बंदा ऐसा है कि एंड तक अपने आखिरी दिन तक कुछ नहीं बोलेगा, और एक दिन जो बैठ गया तो कभी खड़ा नहीं होगा। तो द बेस्ट वे टू ट्रीट अ लिवर डिजीज इज टू प्रिवेंट इट। क्योंकि एक बार हो गया ना जब, तो फिर आपके हाथ में कुछ नहीं बचता, फिर उसको सिर्फ बदलना रहता है। So prevention of liver disease is the best way to cure liver diseases. Secondly, you asked about cancers. So cancer cirrhotic liver में ही 95% होते हैं। नॉन सिरोटिक लिवर्स में कैंसर की मात्रा सिर्फ 5% है, जो कैंसर जिसको होता है उनमें से। एंड हेपेटाइटिस बी एंड सेकंड हेपेटाइटिस सी, ये 2 ऑन्कोजेनिक वायरसेस हैं। तो मतलब सिरोसिस होने की वजह से तो कैंसर होता ही है, लेकिन इसके उपरांत ये हेपेटाइटिस बी भी कैंसर पैदा करता है इन लिवर्स में। तो कैंसर की जो साइज है वो एक मायने रखती है कि up till a certain size, for example, you can have like a single tumor of not more than 5 centimeters, or 3 tumors, none more than 3 centimeters in size, and the tumor not infiltrating the blood vessels inside the liver and not spread outside the liver. Then you can transplant them. अब जैसे लिवर के कैंसर की साइज बढ़ती जाती है या तो उसका स्प्रेड बढ़ता जाता है, तो उसको नॉन ट्रांसप्लांट ब्रिजिंग थेरापीज से कंट्रोल करके लिवर के बाहर के रोग को खत्म करके लिवर तक उसको सीमित करके फिर बदलना पड़ता है। तो कैंसर ऑफ द लिवर इज क्योरेबल by multimodality treatment, depending on the size and location. Yeah, but it is not the end of the world. Okay. Now just I have one question कि जैसे हमारा रूटीन चल रहा है और हमें कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया, तो लीवर से रिलेटेड क्या प्रॉब्लम्स हो सकती है जो हमें बोले कि नहीं लीवर में कुछ प्रॉब्लम होती है? जैसे अगर गले में कॉफ हो रहा है, खांसी हो रही है, तो जस्ट वी नो दैट कि जस्ट वी हैव इन्फेक्शन इन थ्रोट,
तो लीवर में ऐसी कौन से कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं जिससे हमें लगे कि नहीं ये उसके डायग्नोस में आते हैं कहीं ना कहीं? Jaundice, ओके, there is one. राइट राइट So jaundice is one thing which is specific to the liver. राइट। लेकिन दूसरे लिवर के रोगों की वजह से जो सिम्टम्स आते हैं, जैसे पाँव में सूजन, पेट में पानी, तो पाँव में सूजन, पेट में पानी, तो हार्ट फेल हो रहा है तो भी आ रहा है, किडनी फेल हो रही है तो भी आता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स है जो ओवरलैप होते हैं दूसरे ऑर्गन सिस्टम से। लेकिन जॉन्डिस जो है वो सिर्फ लिवर फेलियर में होता है। दूसरा है कि खून की उल्टी होना, ओके, हेमेटोमेसिस, या तो मोशन में खून जाना, ये ज्यादातर लिवर की बीमारियों से होता है। एनसेफेलोपैथी, मतलब वो मुश्किल है आपको डायग्नोज करना, लेकिन जैसे मैंने बोला ना कि लिवर के खास ये जॉन्डिस के अलावा और कोई साइन सिम्टम्स नहीं है। लिवर के रोगों को पहले से पहचाना नहीं जा सकता, इसीलिए प्रिवेंटिव हेल्थ चेक्स शुड बी डन एट पीरियोडिक इंटरवल्स आफ्टर द एज ऑफ 30. Even before the age of 30, you should make sure that you are immunized for hepatitis B. Make sure that you don't have high cholesterol. Make sure that you are not obese. Because ये सब चीजें ना ऐड होती है। जैसे एक ओबेसिटी हो गया, आप मोटे हो, थोड़ा डायबिटीज भी हो रहा है, और आप थोड़ा थोड़ा ड्रिंक भी करते हो, तो ये तीनों चीजें मिलके वो लिवर को 3 गुना ज्यादा इफेक्ट करेंगी। तो आपको लगेगा नहीं डायबिटीज तो बहुत ज्यादा नहीं है, मोटा तो मैं बहुत ज्यादा नहीं हूँ, मेरे से मोटे और लोग हैं, मैं पीता तो बहुत कम हूँ, लेकिन ये तीनों मिला के इतना ज्यादा नुकसान करेंगे कि एक दिन आपको लगेगा कि ये तो नाइंसाफी है ना? जी। अच्छा, व्हाट इज पैनक्रियास कैंसर? व्हाट इज मीन दैट? ओके, सो पैनक्रियास, जिसका हिंदी में नाम है स्वादुपिंड, सो दैट इज द ऑर्गन दैट मेक्स बोथ एक्सोक्राइन सिक्रीशंस, जैसे पाचक रस उसमें से आते हैं, जिससे फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, दैट इज एक्सोक्राइन। एंडोक्राइन जो है वो इंसुलिन बनाता है, ग्लूकागॉन बनाता है, वो शुगर का ऑटो रेगुलेशन करता है, और वो लीवर के नीचे आंत की शुरुआत के बीच वहां पे लोकेटेड होता है। वो उसके बहुत सारे किस्म के कैंसर होते हैं, लेकिन जो मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ पैंक्रियाटिक कैंसर, एडिनोकार्सिनोमा ऑफ द हेड ऑफ द पैंक्रियास, दैट इज अ वेरी 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 स्कैरी डिजीज। कोलेंजियोकार्सिनोमास एंड एडिनोकार्सिनोमा, ये दोनों, तो ये उसके लिए जो सर्जरी चाहिए वो भी बहुत मैसिव होती है, विपल सर्जरी जिसको बोलते हैं, और इसका सर्वाइवल भी बहुत कम होता है। तो ये भी जॉन्डिस लेके ही आपको प्रेजेंट होगा। अच्छा, इसी के सिम्टम्स आएंगे? हाँ जी, और वो बहुत ही जटिल चीज है। इसको मतलब इट इज, आई वुड से देयर आर नो, अगेन जैसे सिरोसिस की वजह से लिवर में कैंसर होता है, लेकिन ऐसी कोई वजह नहीं है जिससे कि हमें पता चले कि ऐसे ऐसे लोगों में पैंक्रियास कैंसर होगा। मतलब देयर आर नो प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर्स। इट इज इम्पॉसिबल टू से दिस सबसेक्शन और दिस कोहोर्ट ऑफ the population is more likely or susceptible. ऐसी कोई मीन्स नहीं है। That is why it is a very stealth disease. Stealth, जैसे आप उसको आते हुए नहीं देख सकते, आप पता नहीं चलेगा कि ये लोग जो है वो ज्यादा रिस्क पे हैं, और अगर हो गया तो साला इतना खतरनाक है कि वो, एडिनोकार्सिनोमा, हेड ऑफ द पैंक्रियास, एवरेज लाइफ स्पान आफ्टर द मोस्ट एग्रेसिव सर्जरी इज 2 years, 2 साल। यू मस्ट नो, ये हम जो आईफोन यूज करते हैं ना, आप भी आईफोन यूज करते हो, ये इसका मालिक स्टीव जॉब्स, he died of pancreatic cancer. मतलब इतना बड़ा आदमी, बिलियनर, अव्वल नंबर का इंडस्ट्रियलिस्ट, he died in his early 50s because of pancreatic cancer. Living in the US, having every element of treatment available to him. So वो pancreatic cancer liver में spread हो गया। उन्होंने pancreas और liver दोनों को बदलने की कोशिश की, फिर भी वो नहीं बचे। कहने का मतलब क्या है कि वो एक बहुत ही जटिल और जानलेवा रोग है। अच्छा, कहते हैं कि लाइलाज बीमारी, ये कितना सच है आज के जमाने में? I'm sorry, I'm getting that. जहाँ ऐसे कहा जाता है ना कि एड्स और कैंसर ऐसी लाइलाज बीमारी जिनका कोई ट्रीटमेंट नहीं है, या फिर आदमी के खत्म होने के बाद ही ये खत्म होता है, ये कितना सच है आपके लिए? It is not universally true. See, cancers are of various types. मतलब किस किस्म के सेल में से पैदा होता है, उस पर निर्भर करता है। हाँ, उस पर निर्भर करता है। जैसे कॉलमनर एंडोथेलियम, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, स्क्वामस सेल एपिथेलियम, अलग अलग किस्म के सेल होते हैं, उसमें से जब पैदा होता है तो उसकी जो टाइमलाइन है कि जब वो क्लिनिकली प्रेजेंट करेगा, वो बदलती है। उसकी जो एबिलिटी टू पेनिट्रेट सराउंडिंग टिश्यूज, स्प्रेड टू डिफरेंट लोकेशंस, एज वेल एज
इट्स ससेप्टेबिलिटी, मतलब वो कीमोथेरेपी को कितना रिस्पॉन्ड करेगा, रेडियोथेरेपी को कितना रिस्पॉन्ड करेगा, इम्यूनोथेरेपी को कितना रिस्पॉन्ड करेगा, ये सब सेल टाइप एंड स्टेज पे डिपेंड करता है। तो बहुत सारे कैंसर है जो बिल्कुल ही ट्रीट किए जा सकते हैं, लिम्फोमास, ब्लड कैंसर्स, कई किस्म के कंप्लीट, एंड देयर आर सम जैसे ये पैंक्रियाटिक हेड एडिनोकार्सिनोमा जो कि मुश्किल। सो इट इज वेरी डिफिकल्ट टू जनरलाइज, आई मीन जनरलाइजेशन इज नॉट फेयर, बट द what is missing in our understanding is that there is a huge genetic predisposition. Okay. मैं आपको कैसे समझाऊं, ये जो हमारे बॉडी के अंदर एक मल्टीप्लिकेशन होता रहता है, जैसे हमारे एक रेड ब्लड सेल है ना 120 दिन जीता है, एक प्लेटलेट सिर्फ 7 दिन जीता है, और 100 ml में आपके पास 1.5 से 4.5 लाख प्लेटलेट्स है। तो बॉडी में रीजनरेशन प्रोसेस इज कंटिन्यूअसली ऑन, in terms of like a billion cells are multiplying in you every day, and nature makes mistakes in this copy. आप रोज 1 बिलियन कॉपी करते हो, 1 बिलियन 10 करोड़, तो वो हर रोज 10 करोड़ कॉपी करोगे ना, तो उसमें से 100 गलत कॉपियां निकलती है। तो वो 10 गलत कॉपियां अलग अलग करती है, किसी का एक आंख का व्हाइट लेफ्ट आंख काली है, किसी की राइट आंख काली है, किसी का एक पांव टेढ़ा है, किसी की एक उंगली टेढ़ी है, और हर किस्म की जो ये एबनॉर्मलिटीज या तो एरर्स है उसको पकड़ने के लिए देयर आर स्पेशलाइज्ड टी सेल्स। अगर आप जेनेटिकली कोई एक पर्टिकुलर टी सेल टाइप आप में जो कमी है तो आपको वो सर्वेलेंस में वो फेल होगा। जैसे आपका ये जो अगला 4 रास्ता है ना, वहां पे जो ट्रैफिक पुलिस देखता है ना, उसकी राइट आंख जो है वो वीक है, तो हमेशा वहां पे वो 4 रास्ते पे राइट साइड पे ही एक्सीडेंट होगा पीछे। तो that is called loss of tumor suppressor genes. So when you have tumor suppressor genes, वो हमेशा वो डिफेक्ट को पकड़ के निकाल देंगे। लेकिन अगर वो डिफेक्ट आपकी छूट रही है, मतलब उसको पकड़ने वाला जो टी सेल है वो माहिर, क्या बोले आप, वो लाइलाज कुछ नहीं है, लेकिन हम वो इलाज के मुकाम तक पहुंच रहे हैं, जैसे पहुंचे नहीं है। जी। अच्छा, मेरा एक सवाल और है कि ओवर द काउंटर जाकर मेडिसिन लेना हम लोगों की ह्यूमन नेचर में बहुत कॉमन चीज है, क्या इस तरह की दवाइयों से लीवर पर कोई इफेक्ट पड़ता है? So all forms of medicines, toxins are going to be metabolized, that means detoxified in the liver. तो आप ऐसी चीजें हैं जो लिवर, जैसे अल्कोहल है ना, वो भी एक केमिकल है। राइट। तो आप हर 4 घंटे में जैसे 5 ml पिया तो अल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज नाम की एक एंजाइम है लिवर की जो इसको डाइजेस्ट कर देगा। लेकिन आपने 4 घंटे में 20 ml पी लिया तो 15 ml जो है वो जहर बन गई। तो इसी तरह से कोई भी चीज का एक लिमिट से ज्यादा मात्रा में आप कंसिस्टेंटली लेते रहोगे। जी, सही कॉल आ गया, कॉल लीजिए। हेलो हेलो, हाँ जी सर, आपका शो में बहुत बहुत स्वागत है, अपना सवाल कीजिए। अगर अपना लीवर जैसे डॉक्टर को दिखाया, उन्होंने बोला कि कुछ फैटी लीवर है, तो फैटी लीवर है इसमें तो हमें क्या क्या ये परहेज रखना पड़ेगा खाने पीने में, ऐसा कुछ डाइट कंट्रोल या ऐसा कुछ? ओके, ठीक है सर, कॉल करने जानना चाहूंगा। ओके सर, कॉल करने के लिए थैंक यू। जी सर। सो ये फैटी लिवर इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सिनेरियो कि लिवर में कोई भी रोग हो, लिवर पहले फैटी दिखेगा। आपको चाहे हेपेटाइटिस बी हो तो फैटी दिखेगा, हेपेटाइटिस सी है तो फैटी दिखेगा, ऑटो इम्यून हेपेटाइटिस है फैटी दिखेगा। फैटी मींस इंक्रीज द साइज। फैटी मींस इंक्रीज इन साइज एज वेल एज वो जैसे अल्ट्रासाउंड, ये जो साहब बोल रहे हैं ना, डॉक्टर ने बोला फैटी लिवर है, मतलब वो अल्ट्रासाउंड किया, उसमें एक इकोजेनिसिटी, मतलब उसका एकोज फैट वाले एकोज आए, मतलब उसमें एक्चुअली चर्बी का मात्रा ज्यादा है। तो वो सेम अपीयरेंस आएगा चाहे आपको हेपेटाइटिस बी हो, चाहे आप अल्कोहल लेते हो, चाहे डायबिटीज हो। तो पहली बात तो ये है कि फैटी लिवर हम जो सोचते हैं कि और कुछ नहीं है, सिर्फ फैट है, तो ये पता करने के लिए और कुछ नहीं है ये देखना पड़ेगा। अच्छा। जैसे हेपेटाइटिस बी नहीं हुआ है आपको देखना पड़ेगा, हेपेटाइटिस सी नहीं है देखना पड़ेगा, आपका डायबिटीज ठीक है देखना पड़ेगा, कोलेस्ट्रॉल ठीक है देखना पड़ेगा, आपको कॉपर ओवरलोड नहीं है देखना पड़ेगा, आयरन ओवरलोड नहीं है देखना पड़ेगा। अगर ये कुछ देखे बगैर आपने ऐसा सोच लिया कि ये तो सिर्फ फैटी लिवर है क्योंकि मैं मोटा हूं, तो आप मेरा लिवर भी मोटा है, तो ये एक किस्म का एजम्पशन हुआ। ऐसा हो सकता है कि आप सच हो, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप सच ना हो, और अगर आप गलत हो
तो आप उस चीज को जो आपको आज ट्रीट करने का मौका है, वो आज आप मौका आप डिले कर रहे हो, वो मौका गवा रहे हो। तो अगली बार जब वो रोग आपके सामने आएगा तो आज जो है उससे ज्यादा बढ़ा हुआ पाएंगे आप, तो उतना नुकसान आपको हो गया। तो इट इज द ड्यूटी ऑफ द मेडिकल स्पेशलिस्ट टू गाइड द पेशेंट कि भले आपको फैटी लिवर दिखता हो, लेकिन ये फैटी लिवर और भी वजह से हो सकता है, तो पहले ये सब वजह नहीं है वो देख लो। दूसरा ये है कि अगर लिवर फैटी दिखता है, उसके साथ लिवर फंक्शन में SGOT, SGPT, GTP, ये लिवर एंजाइम्स है, वो बढ़े हुए तो नहीं है, वो भी देखना पड़ेगा। मतलब ये अगर बढ़े हैं तो उसका मतलब ये है कि लिवर पे सूजन है, लिवर में कुछ डैमेज हो रहा है। तो लिवर फैटी है और डैमेज हो रहा है, तो चाहे बाकी के सब टेस्ट नेगेटिव हो, तो भी उसको नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस बोलते हैं। मतलब भले आप अल्कोहल भी ना लेते हो और कोई रोग भी ना हो, लेकिन जो फैट है, वो फैट के साथ लिवर में इन्फ्लामेशन, सूजन है, तो वो नॉन अल्कोहलिक स्टीएटोहेपेटाइटिस इज द सेकंड मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिरोसिस। सिर्फ उससे भी सिरोसिस होती है। अच्छा। तो आपको क्या करना है उसके लिए? आपके बॉडी मास इंडेक्स को कंट्रोल में लेना है। An ideal body mass index is less than 27. दूसरा, आपको आपका सीरम कोलेस्ट्रॉल देखना है। You know, the target is 175 total cholesterol. You have to have certain amount of HDL, good cholesterol, certain amount of low LDL cholesterol. Improve your lifestyle. You know, have a regular lifestyle. Exercise twice a day. Keep your body mass index below 27. Eat green leafy vegetables. सैलड खाइए, ऑयल्स कम खाइए। किसी भी किस्म के तेल से घी अच्छा है, लेकिन घी भी लिमिट में खाना है। जी। अगर तेल की मैंडेटरीली आवश्यकता है कुकिंग में या किसी तरह से, तो यू ईट राइस ब्रान और सनफ्लावर, a combination of those kind of things. So yes, there is a lot of lifestyle modification that can go a very long way in helping somebody reduce the fat in the livers, but it is proportional to the fat in your body. अगर आप ऐसा नहीं हो सकता कि आप तो मोटे हो लेकिन आपके लिवर में फैट ना हो। आप अगर आप मोटे हो तो पहले आप तो दुबला बनो, तो लिवर में से ऑटोमेटिकली वही प्रोपोर्शनेटली फैट कम हो जाएगी। और किसी और किस्म का रोग नहीं है, ये पता करो। और अगर आप अल्कोहल ले रहे हो तो खास चेक करो कि लिवर में फाइब्रोसिस भी हो रहा है क्या। फाइब्रोस्कैन नाम की एक टेस्ट होती है लिवर में, वो भी करना पड़ेगा अल्ट्रासाउंड के अलावा। सो ट्रीटमेंट ऑफ फैटी लिवर डिजीज इज ए कॉम्प्रिहेंसिव एंडेवर। इट इज नॉट ए वन लाइन थॉट कि ये फैटी लिवर है, फैट कम करो, फैटी लिवर मिट गया, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है, ओके। अच्छा, मेरा एक सवाल और है, क्या लिवर से रिलेटेड ऐसी कौन सी डिजीज हैं जो हेरिडिटी के तौर पे बच्चों में आ सकती है? क्या ऐसी कुछ कॉजेज हैं? मैंने जैसे आपको पहले भी बोला कि बिलियरी एट्रेजिया, जैसे उसमें लिवर के बाहर जो पित्त की वाहिनियां होती है, वो जन्म से ही डेवलप नहीं होती है। तो जन्म होते ही बच्चे को पहले 2-3 हफ्तों में जॉन्डिस हो जाएगा, और कई बच्चों को होता है लेकिन वो दूसरे तीसरे हफ्ते तक वो नॉर्मल हो जाता है, जॉन्डिस चला जाता है। लेकिन ये बिलियरी एट्रेजिया वाले बच्चों के जॉन्डिस जाते नहीं है, and they should be operated immediately to be able to circumvent. Progressive familial intrahepatic cholestatic syndrome is called Byler's disease. वो भी बच्चों में होता है, जिसमें बच्चों को जॉन्डिस होता रहता है, बढ़ता जड़ता रहता है। There are glycogen storage disorders. So बहुत सारे रोग हैं बच्चों में जो कि जेनेटिकली कोडेड एरर्स होते हैं, और एलर्जियल सिंड्रोम, विल्सन डिजीज, बहुत सारे हैं। मतलब बिल्कुल होता है, एंड दे शुड बी पिक्ड अप इन टाइम। Some of them are medically treatable, but by and large they're not. A lot of them will need transplant. ओके, मेरा एक सवाल और है, जैसे ऐसे काफी सारे स्टेरॉइड्स मार्केट में अवेलेबल हैं जो कहते हैं कि हम विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है उसको खत्म कर देगा, या इस तरह की कोई न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी उसको खत्म कर देगा। तो ये जो एस्टेरॉइड्स हैं जो लोग लेते भी हैं बिना प्रिस्क्रिप्शन भी, रूटीन में लेते हैं, वो कितना फायदेमंद है और कितना नुकसानदायक है? देखो, कोई भी स्टीरॉइड न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि स्टीरॉइड इन देमसेल्व्स दे हैव नो न्यूट्रिशनल एलिमेंट। अगर आप स्पेसिफिकली विटामिन B12 के बारे में बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड साइनोकोबालामाइन। सो विटामिन B12 के 2 कंपोनेंट हैं, एक इंट्रिंसिक फैक्टर जो हमारा बॉडी बनाता है, और एक एक्सट्रिंसिक फैक्टर जो आपके खाने से आता है।
अगर आपके खाने में B12 की कमी है तो वो एक्सट्रिंसिक फैक्टर की कमी है, वो आप गोलियों के द्वारा ले सकते हो। लेकिन आपकी जो इंट्रिंसिक फैक्टर है, जो कि आपकी बॉडी को, स्टमक को बनाना है, अगर वो आपके शरीर में नहीं बन रही है तो यू माइट हैव टू टेक सम बायोलॉजिकल प्रोटीन्स, अच्छा। जो कि अगर हम नॉन वेज नहीं खाते तो कुछ नहीं हो सकता उसका, तो उसका इंजेक्शन आते हैं B12 के, सम स्प्रेज यू कैन टेक। So B12 management is not over the counter management. उसके लिए you will have to consult your physician and he will be able to advise you कि आपको injectable form, spray form चाहिए, intrinsic factor deficiency, extrinsic factor deficiency, क्यों B12 deficiency है आपको, megaloblastic anemia से। So B12 deficiency is not a random thing, one thing। दूसरा जो आप दूसरी बोलते हैं, कोई भी, मैंने you are deficient in amino acids, you have deficiency in vitamin D3, so none of those can be given by, vitamin D3 has to be taken as vitamin D3, 60,000 units of cholecalciferol। तो ये स्टीरॉइड वाली अगर बात आप करते हो ना, तो किसी भी स्टीरॉइड में कोई भी न्यूट्रिशन वैल्यू नहीं होती है सर। तो it will be harmful or not? So steroids by and large they cause bone disease, जैसे आपकी हड्डियां वीक करती हैं। आपको क्यों लेनी है? इफ यू हैव इन्फ्लामेटरी डिसऑर्डर, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, जैसे संधिवा है, जैसे ऐसे जोगरेंस डिजीज है, so there are specific medical conditions for which steroids are useful, autoimmune hepatitis। In the absence of those, स्टीरॉइड लेने से तो सिर्फ नुकसान ही नुकसान होता है, स्टीरॉइड लेने का कोई फायदा ही नहीं है। स्टीरॉइड लेने से कोई भी आदमी जल्दी ठीक भी नहीं होता है। ये जो लोग बोलते हैं ना कि ये स्टीरॉइड लिया और इसलिए जल्दी हो गई, वो डॉक्टर स्टीरॉइड देता है इसलिए उसके पेशेंट जल्दी ठीक होते हैं, वो बात में कोई दम नहीं है सब। बिल्कुल। अब मेरा एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपसे है, क्योंकि आप इतने बड़े एक्सपर्ट हैं, आप अपने लिवर को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए डाइट में क्या क्या मेंशन करते हैं, क्या खाते हैं जिससे आप इतने एक्टिव हैं और दर्शक भी एक्टिव हो जाएंगे, या अपने लिवर को स्ट्रॉन्ग किया जा सकता है? So first of all, thank you for the compliment। See, an energy level of an individual is a reflection of his state of inspiration and how he wants to live life. I don't think that it has a direct correlation with the liver. Having said that, liver is your central metabolic organ। मतलब आप जो भी खाते पीते हो, उसमें जो भी पदार्थ, पोषण जो भी है, उसको काम पे लगाना, उससे प्रोटीन बनाना, उससे आपकी वाइटलिटी को बनाना, उसमें वो बहुत अहम रोल यूज करता है। अगर आपका लिवर हेल्दी नहीं है तो आप जितने भी जुस्से वाले हो, लेकिन आपका शरीर पीछे रह जाएगा। तो एक तो जिंदगी जीने का जो जज्बा है, वो तो एक बंदे में जो होता है वो होता है, लेकिन उसको जिंदगी में मैनिफेस्ट, आविर्भाव करने के लिए आपको एक उतना ही हेल्दी लिवर चाहिए। So how do you take care of your liver? You live a healthy lifestyle. You live a healthy lifestyle. Watch what you eat. Make sure that you undergo the preventive health check। आपको हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन लगाया गया है, हेपेटाइटिस सी आपको नहीं है, आपका कोलेस्ट्रॉल ठीक है, आपका डायबिटीज नहीं है, हीमोग्लोबिन A1C ठीक है, आप एक्सरसाइज करते हो, सुबह 1 घंटा, शाम को 1 घंटा, हरे पत्ते वाली सब्जियां खाते हो, you make sure that your body mass index is under control, you are nutritionally balanced by and large। So those are the things you need। the liver जो है ना, liver बेचारा अपने आप ही अपना ध्यान रखता है, उसका ध्यान रखने की जरूरत नहीं, सिर्फ यही आप ध्यान रखो कि उसको रोज एक लात मत मारो। जी। सर, आप स्टूडियो में आए, आपने इतनी सारी बातें बताई, मैं चाहती हूँ दर्शकों को अगर आप कोई खास मैसेज देना चाहें आपके जरिए, तो वो क्या होगा? So I want to say that liver is an extremely essential organ। They say if you want to live a happy life, you need a healthy liver। So a healthy liver is a source of a happy life। दूसरा ये है कि liver diseases are best prevented, not treated। Okay, so prevention is the best way to treat them। But if you are unfortunate and for whatever reason you suffer from liver diseases, please know that there is a treatment for all of them। चाहे वो दवाइयों से हो, एंटीवायरल मेडिकेशन से हो, ऑटो इम्यूनिटी को इम्यून मॉड्यूलेटर से हो, और अगर कुछ ना हो सके और आप एंड स्टेज लिवर डिजीज, सिरोसिस में आ गए, तो वी हैव वेरी सक्सेसफुल लिवर ट्रांसप्लांट प्रोग्राम्स। लिवर ट्रांसप्लांट is a reality। it is affordable।
It has more than 90% success, so it is reliable, it is affordable, it is reliable, and it has, you can say that the time has come. The time has come that we can be completely reassured कि किसी भी वजह से ध्यान बेध्यान हो गया, गलती हो गई, ये लीवर का वो हो गया और आगे बढ़ गया और ये ऐसे मुकाम पे आ गया है कि अभी ये लीवर से जिंदगी नहीं चल सकती. तो that is not the end of the world. We have very effective transplant programs for all ages, whether चाहे वो बच्चा 2 महीने का हो या कोई 70 साल का आदमी हो, मेल, फीमेल, cadaveric liver transplant, living donor liver transplant. So all forms of liver transplant for all ages, for all, HIV positive हो, we do a liver transplant for HIV positive patients. आपका liver, kidney दोनों साथ खलास हो गया तो दोनों बदल देंगे. आपका small intestine और liver खराब हो गया, दोनों बदल देंगे. It sounds very very good ना कि दोनों बदल देंगे. दोनों तीनों भी बदल Very देंगे. good positivity for us. What I'm trying to say is that life is very precious. भगवान ने जो ये आपको मानव जिंदगी दी है, ये बहुत ही अहम है. और कोई एक ऑर्गन, 2 ऑर्गन, 3 ऑर्गन से के रोगिष्ट हो जाने से, खलास हो जाने से हमें अपनी जिंदगी से हाथ नहीं धोने. ये बहुत गोल्डन वर्ड्स है फॉर हमारे दर्शकों के लिए भी, हमारे लिए भी. और एक सच में मैंने आपको शुरू में भी कहा था इंटरव्यू से पहले कि आप जैसे कह रहे थे ऑरा, आपका वाकई में बहुत पॉजिटिव ऑरा है सबके लिए. आप स्टूडियो में आए, इतनी सारी आपने बातें की और हमारा नॉलेज तो बहुत बड़ा है, नो डाउट. और कहीं ना कहीं हमारे दर्शकों को भी गाइडेंस मिली होगी, एक मार्गदर्शन मिला होगा कि लीवर ट्रांसप्लांट से जुड़े जो डर उनके दिमाग में चल रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी हद तक खत्म होंगे. और लीवर को स्ट्रॉन्ग कैसे रखा जा सकता है, इन सब के बारे में जितना भी डिटेल में आपने बताया वो हमें सुन के बहुत अच्छा लगा. एंड थैंक यू सो मच स्टूडियो में आने. यू वेलकम, इट्स अ प्लेजर. थैंक यू वेरी मच. आज हमारे साथ स्टूडियो में डॉक्टर आनंद खक्कर थे. इतने पॉजिटिव ऑरे के साथ उन्होंने दर्शकों से रूबरू हुए और आपकी जिज्ञासाओं को शांत करने की कोशिश की और लीवर ट्रांसप्लांट या लीवर से रिलेटेड जितने भी कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं उनके बारे में खुलकर आपसे बात की. मुझे उम्मीद है कि हमारे सभी प्यारे दर्शकों की काफी जानकारी हुई होगी इन चीजों को लेकर और काफी कुछ समझ भी आया होगा. आज के शो में फिलहाल इतना ही. अगले सप्ताह एक नए डॉक्टर के साथ मैं फिर हाजिर हो जाऊंगी. दीजिए मुझे इजाजत. नमस्कार.